ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया इसके झा सर का 4100 प्लस का फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 2 आप सभी के सामने लेके। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका सीधे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और व्यूज दें ताकि मैं भी खुद मोटिवेट होकर आने वाले दिनों में ऐसे ही वीडियो आप सभी के सामने लेके आ सकूं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि इन सभी का PDF मैं वहीं पे प्रोवाइड करता हूं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कल हमने 44 तक क्वेश्चन किया था, आज ये 45 से करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर 4 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पे समय कितना दिया है हमारे पास, 4 सेकेंड। ठीक है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखिए, इनिशियल यू क्या है, यहाँ पे 0 है। जब यू 0 है तो इसको 0 कर देगा तो हाफ GT स्क्वायर क्या हो जाएगा। ये जब फेंका जाता है ऊपर से नीचे जब गिरता है तो यहाँ हम क्या वैल्यू यूज करते हैं, GT का, हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 जी का मान क्या होता है, 10 होता है। तो 10, टी दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, 2 5 10, 16 5 80, यानी इसकी कितने मीटर ऊंचाई होगी, तो 80 मीटर ऊंचाई हो जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है तो वह गेंद धरातल पर पहुंचने में कितना समय लेगा। सेम फार्मूला है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ GT स्क्वायर। यहाँ पे भी यू 0 होगा तो इसको 0 कर देगा तो हाफ GT, जी का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी यहाँ दिया है 9.8 और आपका टी कितना थी, क्या नाम है, टी का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से T स्क्वायर रहेगा और एस का वैल्यू कितना दिया है 19.6 तो यहाँ 19.6 लिख दीजिए। अब देखिए 9.8 से 19.6 कितना बार में कट जाएगा, तो ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये नीचे 2 इधर जाके गुना हो जाएगा तो T स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 4, तो T का मान क्या हो जाएगा 2 सेकेंड, यानी कितना समय लगेगा, मात्र 2 सेकेंड लगेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरते वक्त, ठीक है, पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकेंड लेता है। कितना सेकेंड लेता है, 4 सेकेंड लेता है। तो भवन की ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए, यहाँ पे भी हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ऊंचाई की बात की गई है तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ GT स्क्वायर और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है तो फिर इसको 0 कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ जी का मान हम 10 लेते हैं, चाहे 9.8 ले लेते हैं, 9.8 और समय कितना दिया है 4 सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 16 को काट देंगे 8 बार में। अगर हम 8 को 9.8 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 9 72, 8 9 72 के सॉरी ये 9.8, 8 9 64 के 4, 8 9 64 के 4, हाथ में 6, 8 9 72, 6 78, यानी कि 78.4 मीटर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक टावर से शून्य की गति से फेंका गया पत्थर जमीन पर 4 सेकेंड में गिरेगा तब टावर की ऊंचाई क्या होगी। फिर देखिए क्या फॉर्मूला और लगेगा, फॉर्मूला हमारा सेम है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ GT स्क्वायर। एकदम रट लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसको 0 कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ GT, जी को हम यहाँ 10 ले लेते हैं और 4 सेकेंड दिया तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16,
2 पंचे 10, 16 पंचे 80, यानी कि 80 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर वही लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। हाफ जी टी स्क्वायर 10 लेते हैं, टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 2 पंचे 10, 16 पंचे 80 मीटर, यानी इसका भी मान 80 मीटर आ गया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक आप ज़रूर करें, ठीक है, इसमें कंजूसी ना करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और मैं आने वाले दिनों में और वीडियो आप सभी के सामने लेके आऊँगा। चलिए नेक्स्ट, एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है। 3 सेकंड पश्चात उसका वेग कितना होगा, यानी 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी यू क्या है 0 है, जी क्या है 9.8 ले लेंगे, टी हमारे पास 3 सेकंड दिया है, तो वी पूछ रहा है कि उसका वेग क्या हो जाएगा। वी बराबर क्या होता है यू प्लस ए टी होता है, लेकिन यहाँ जी के लगाएंगे, वी बराबर यू प्लस जी टी। ठीक है, तो वी बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो जी इंटू टी हो जाएगा, यानी कि 9.8 गुना 3 यानी कि 29.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी प्रक्षेप प्रक्षेपवक्र या पथ क्या होता है। तो किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप और पथ क्या होता है, ये आपका परवलय होता है। क्या होता है परवलय होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर प्रक्षेप गति से परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर हो तो प्रक्षेपण कोण क्या होगा। देखिए थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, अब लिखेंगे। देखिए r बराबर अगर 4 मैक्स हो जाएगा 4h मैक्स, तो r बराबर क्या फॉर्मूला होता है प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल मोशन में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टा जी। ये 4 गुना एच मैक्स क्या होता है, एच मैक्स होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2g। ठीक है, अब ये g से तो g कट जाएगा, ये दोनों बराबर है तो g से g कट जाएगा, ये आके इधर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये आपका 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ देखेंगे यू स्क्वायर से यू स्क्वायर काट देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर गड़बड़ आ रहा है 4 साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर बट्टा यहाँ पे 2 है। ठीक है, गड़बड़ हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। r बराबर देखिए r बराबर 4h मैक्स होगा। ठीक है, r का मान क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है, ये साइन 2 थीटा बट्टा जी। अब ये क्या हो जाएगा 4 गुना h मैक्स क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2g। अब ये g से तो ये g कट गया, ये यू स्क्वायर से ये यू स्क्वायर कट गया, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 काट दीजिए, रुकिए 2 से 2 काट दीजिए, 4 काट दीजिए 2 बार में, तो ये यहाँ से क्या बच जाएगा यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 से तो 2 कटेगा और साइन थीटा से 1 साइन थीटा कट जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा साइन थीटा। और कॉस थीटा और साइन थीटा कब बराबर होते हैं जब थीटा 45 डिग्री होता है, यानी कि 45 डिग्री पे साइन थीटा और कॉस थीटा का मान दोनों बराबर होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब एक कण को किसी प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो यह 50 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 50 मीटर की दूरी तय करता है। उसी तल में जब इसे दुगने वेग से प्रक्षेपित किया जाता है
तो इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। ठीक है, अब देखिए r बराबर क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टा जी। ठीक है, तो क्या होता है r इज, यहाँ देखिएगा r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है यू स्क्वायर का होता है। इसलिए यदि प्रक्षेपण का वेग दुगना कर दिया जाए तो परास का मान क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर 4 गुना हो जाएगा तो 4 गुना 50 कितना हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परास का मान आप दुगना कीजिए, वेग का मान दुगना कीजिएगा तो परास का मान कितना हो जाता है 4 गुना, तो 4 गुना 50 यानी कि 200 मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रक्षेप गति में अधिकतम परास और उड़ान समय के वर्ग का अनुपात क्या होता है। तो देखिए अधिकतम परास के लिए क्या होता है थीटा 45 डिग्री होता है। जान लीजिए अधिकतम परास के लिए जो थीटा होता है ये होता है 45 डिग्री। जब थीटा 45 डिग्री होगा तो आर मैक्स बट्टा टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टा जी बट्टा एच मैक्स क्या होता है 4 यू स्क्वायर साइन थीटा बट्टा जी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर हो रहा है इसका, यानी टाइम क्या हो जा रहा है स्क्वायर हो रहा है, समय के वर्ग का अनुपात हो रहा है। तो जब इसका निकालेंगे आर मैक्स बट्टा टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री इंटू जी बट्टा 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 49/10, क्या हो जाएगा 49/10, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रक्षेप की अधिकतम परास 400 मीटर है तो इसके द्वारा अधिकतम ऊंचाई का मान क्या होगा, यानी इसके द्वारा अधिकतम जो ऊंचाई का मान होगा वो क्या होगा। तो देखिए अधिकतम क्षैतिज परास कितना दिया है, यानी कि आर मैक्स का वैल्यू दिया है 400 मीटर। जब आर मैक्स का वैल्यू हमारे पास 400 मीटर आ गया तो आर मैक्स बराबर क्या होता है यू स्क्वायर बटा जी। जब परास महत्तम होता है तो एच बराबर क्या हो जाता है आर मैक्स बट्टा 4, यानी कि एच क्या हो जाएगा एच बराबर हो जाएगा 400/4 यानी कि 100 मीटर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो गेंदें 36 से 30 डिग्री तथा 60 डिग्री दिशाओं में एक ही बिंदु से प्रक्षेपित की जाती हैं। दोनों गेंदें एक ही ऊंचाई तक जाती है तो उनके प्रक्षेपण वेगों का अनुपात क्या होगा। देखिए एक तो एच 30 डिग्री पे कर रहा है, दूसरा एच 60 डिग्री पे कर रहा है। मान लीजिए इस तरह थोड़ा सा इसमें स्पेस कम है, ये एक 30 डिग्री हो गया और ये आपका एक 60 डिग्री होगा। मान लीजिए ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो एच 30 डिग्री का मान देखेंगे तो एच 30 बट्टा क्या हो जाएगा U1 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बट्टा 2G बट्टा एच 60 डिग्री जो होगा एच 60 डिग्री होगा, ये U2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री बट्टा क्या हो जाएगा 2G। जो बोल रहा हूँ उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जब यहाँ से आप निकालिएगा तो यहाँ साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है। तो जब इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो U1 स्क्वायर और U2 स्क्वायर का मान 3 यानी कि वो U1 स्क्वायर बटा U2 स्क्वायर का मान 3/1 आएगा। तो ये रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी कि √3:1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। ये चीज़ जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ वो चीज़ को अगर एक बार आप कॉपी में नोट कर लेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा ई है 36 से 45 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है तो उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, एक 45 डिग्री पे। ठीक है, मान लीजिए कि इस तरीके से फेंका गया, इसका मान लीजिए कि 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा यू cos थीटा बनेगा। तो ये क्या होता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv² होता है, तो ये हो जाएगा हाफ mu²। तो ये मैक्सिमम कहाँ होगा 1/2 m इंटू यू cos थीटा का होल स्क्वायर। तो 1/2 m cos थीटा कितना होगा cos 45 डिग्री,
तो cos 45 डिग्री का ये यू स्क्वायर यहाँ एम यू स्क्वायर बराबर cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है। तो 1/2 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 गुना 1/2 एम यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 ई हो जाएगा, यानी कि E/2। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रक्षेप की क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया गया है। तो प्रक्षेप बिंदु से देखने से प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर उसका उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण क्या होगा देखिए, फिर हम क्या करेंगे, h बराबर क्या होगा, h बराबर क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 2g, क्योंकि इसे 45 डिग्री पर प्रक्षेप किया जाता है। मान लीजिए इसे 45 डिग्री पर प्रक्षेप किया गया, ठीक है, ये इस तरीके से है। तो यहाँ से इसका यही प्रक्षेपित जो अगर ये मैक्सिमम होगा तो h तो यही होगा हमारा, h यही होगा। तो बस h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बटा 2g, यानी कि यहाँ से यू स्क्वायर बटा साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। तो 1/√2 1/√2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका यू स्क्वायर बाई 4 जो हो गया। अगर यहाँ से r निकालेंगे तो r हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री बटा g। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो यू स्क्वायर बटा g ये हो जाएगा। अब यहाँ से r/2 कर देंगे, यानी कि r/2 बराबर यू स्क्वायर बटा 2g हो जाएगा। तो यहाँ से tan अल्फ़ा का अगर आप मान निकालिएगा, मान लीजिए ये जो एंगल होगा ये क्या होगा tan, इस एंगल को अगर पूरा एंगल को आप अल्फ़ा मानते हैं तो इस अल्फ़ा का मान निकालिएगा तो h/r/2 होगा। तो यहाँ से tan इन्वर्स 1/2 आपका, इसको आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर tan इन्वर्स 1/2 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो वस्तुओं को समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। यदि एक वस्तु को 36 से 30 डिग्री के कोण पर तथा अन्य को 36 से 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उनकी अधिकतम ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यानी दो वस्तुओं को समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, क्योंकि क्या होता है h बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2g। अगर यहाँ से h1 बट्टा h2 अगर हम लें, अधिकतम ऊंचाई का अनुपात लें, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री लेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। वहाँ से ले लेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ अगर 30 डिग्री होगा तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, यानी कि इसका स्क्वायर, और ये नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/4 बटा 3/4, 4 कट जाएगा, यानी कि 1/3 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चिमटा फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण होता है। जो चिमटा होता है वो किस प्रकार का उदाहरण होता है। तो चिमटा जो है वो कैसा उदाहरण है, तो तृतीय प्रकार का होता है। क्या होता है, प्रथम प्रकार, द्वितीय प्रकार, तृतीय प्रकार का होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए चिमटा में क्या होता है, एफर्ट जो होता है वो बीच में होता है और फलक्रम नीचे होता है और लोड कहाँ होता है, सामने लोड होता है, ठीक है। उत्तोलक जो होता है 3 प्रकार का होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक है। इसमें क्या होता है, भार बिंदु होता है, आलम बिंदु होता है और प्रयास या आयास बिंदु, या इसे एफर्ट पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये चिमटा जो है वो तृतीय प्रकार का होता है। यदि भार W और आयास P है तो यांत्रिक लाभ क्या होगा। अगर यदि भार W है, ठीक है, और आयास P है तो यांत्रिक लाभ क्या होता है, यांत्रिक लाभ W/P होता है। क्या होता है W/P। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो यांत्रिक लाभ होता है भार बटा आयास होता है। क्या होता है, भार बटा आयास या आयास भुजा बटा भार भुजा, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी पहला लीवर का उदाहरण है। तो पहला लीवर का उदाहरण कौन सा है, प्लायर, सरौता, चिमटा, उपरोक्त सभी। तो प्लायर जो है वो श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण है। श्रेणी 1 का उदाहरण क्यों होता है, ये क्या प्लायर, यानी कि इसमें क्या होता है
फलक्रम बिंदु बीच में होता है, लोड आगे होता है और एफर्ट कहाँ से लगाते हैं, पीछे से एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है? तो यांत्रिक लाभ के लिए कौन सा सही है? तो भार बटा आयास, हमने अभी कहा है कि यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटा आयास, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है? सरौता, मनुष्य का हाथ, हल, तराजू। तो तराजू जो होता है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? देखिए एक चीज़ याद रखिए, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में कौन कौन आता है? पिलास आता है, कैंची आता है, तराजू आता है, नेल कटर आता है, चापाकल आता है, साइकिल का ब्रेक आता है, झूला जो होता है, शीशा झूला आता है, सरसी जो आता है, ये सब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का मतलब क्या होता है? इसमें आलम बिंदु बीच में रहेगा, बाद बाकी कहीं रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुणों का उपयोग किया जाता है। कारों के ब्रेकिंग पैड में जो होता है वो किसका घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का गुण होता है? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो बल जो है किसी भी वस्तु को बदल सकती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखा है, यहाँ बल लगाइएगा तो ये यहाँ आ सकता है, तो ऑप्शन सी बल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? तो तृतीय नियम क्या कहता है? देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि रॉकेट लॉन्च करना ये न्यूटन का तृतीय नियम है, तो ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह न्यूटन का कौन नियम कहलाता है? तो ये नियम भी क्या कहलाता है? गति का तीसरा नियम, यानी न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है कि जब देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, जैसे आप आगे बढ़िएगा नाव पीछे खिसक जाएगा, तो ऑप्शन सी यानी गति का तीसरा नियम। रॉकेट लॉन्चिंग में कौन से नियम पर आधारित होता है? तो रॉकेट लॉन्चिंग जो होता है वो न्यूटन के गति का तृतीय नियम का उदाहरण है, अभी हमने बताया है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जरूरत उसे लंबी छलांग लेने में मदद कर सके। तो ये क्या होता है? गति का जो जरूरत होता है वो आपको उसे लंबी छलांग लेने में मदद कर सके, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग के चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जड़त्व यानी इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इनर्शिया का जो नियम था सर आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का देता है, यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो ये भी न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण है। किसका है? न्यूटन का तीसरा नियम का, कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होना, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खींचने का उदाहरण क्या है? खींचने का एक उदाहरण क्या है? तो खींचने का एक उदाहरण क्या है? ध्वज को फहराना, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? तो घर्षण बल के बारे में कौन सा बात सही नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं कि घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण वह बल है नहीं है, सही नहीं है कह रहा है कि स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अध्ययन, अव्यय और टूट फूट का कारण। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। तो नहीं क्या है? तो ऑप्शन डी ही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यानी कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, मशीन में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है, यही आपका सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो सतहों के बीच की अनियमितता का परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो दो सतहों के बीच की सतह की अनियमितता का परिणाम स्वरूप होता है घर्षण, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? तो गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है कि किसी भी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन के दर को, ठीक है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, वो क्या कहलाता है? तो वो आपका लागू बल कहलाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। गति का तीसरा नियम डैश और बीच के इसके संबंध में वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो ये गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच के संबंध को बताता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि बल के प्रभाव को समझने में सहायक जो हो, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान क्या हो जाएगा? F बराबर क्या होता है? एम ए। हमको ए निकालना है तो क्या हो जाएगा? F बटा एम, यानी कि 100 बटा 50 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्न में कौन सा कथन लागू होता है? फिर F बराबर एम ए लगाइए, F बराबर एम ए, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा? F बटा एम। F क्या है? 10 न्यूटन, kg है 10 न्यूटन, तो क्या आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एक, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि निकाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से क्या करेगा? गति करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब 8 किलोग्राम की द्रव्यमान की वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकेंड कार्य करता है तो यह वस्तु 4 के वेग 4 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड बढ़ा देता है। तो लगाए बल का परिमाण क्या हो जाएगा? ये यहाँ देखिए F बराबर क्या हो जाएगा? देखिए क्या होता है, 4 से 9 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा? वेग का अंतर क्या हो जाएगा? 5 मीटर। क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। तो M कितना है? 8 किलोग्राम है, तो F बराबर क्या हो जाएगा? देखिए डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला हम लगा देते हैं। F बराबर M इंटू वी माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? एम ए के M बराबर A बराबर क्या होता है? वी माइनस यू बाई टी, तो ये A है, ठीक है। तो यहाँ से वी माइनस यू का अंतर कितना आ गया? 5। तो 8 गुना 5, और त्वरण हमारे पास कितना दिया है? समय दिया है 2, 2 चौके 8, 4 पंचे 20, यानी कि 20 न्यूटन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकेंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है, ठीक है। तो प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं, ठीक है, यानी कि F यहाँ पे भी बताना है। अभी हमने क्या फॉर्मूला लगाया था? F बराबर एम में ए बराबर क्या होता है? एम बराबर होता है वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो वी माइनस एम कितना है? यहाँ पे 8 किलोग्राम है, तो 8 गुना 6 माइनस 4 बट्टा समय कितना दिया है? 3, 6 में से 4 गया 2, यानी कि 8 दूना 16 बट्टा 3, यानी कि 3 पाँचे 15, 5.33 न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? यानी किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी ये बताना। अब मान लीजिए एक हल्का है और एक भारी है, ठीक है, दोनों का अगर संवेग समान होता है तो क्या होता है? तो किसका गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा? गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है, ठीक है। जिसका मास हल्का होगा, मान लीजिए जिसका मास हल्का होगा उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? अधिक होगा। जिसका एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।